गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चलते हैं एक कहानी की ओर जो भारत से संबंधित है। तो सुनो बच्चों, आज सुनाओ मैं तुझको एक कहानी में जो भारत से संबंधित है। और हम पहले से जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न भाषा यहाँ पर भिन्न भिन्न है नाम। हम भारत के संतान, लेकिन हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या कारण था कि हम गुलाम बन गए, ये हमें तब भान हुआ जब हमें राष्ट्रप्रेम की भावना आई। अब राष्ट्रप्रेम की भावना कैसे आई भारत में गई? तो जब हमने देखा कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हम क्या खोते जा रहे हैं, अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। और आपने सुना होगा कि हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे अभी। आओ बेचारे सोचें यहाँ मिलकर सभी। तो क्या था? भारत भवन में आर्यन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गुजे हमारी भारती। और उस भारती की स्थिति जो है एकदम बेकार हो चुकी थी। क्या था भाई? हम अताइयों के चंगुल में फंस गए थे और हमारा धीरे धीरे शोषण हो रहा था। आपको याद होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में आई। मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बता रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई। और आने के बाद धीरे धीरे हमारे जो क्या कहूँ अनेकता को देख करके हमें जो फूट थी, अलगाव थी, उसको देखकर उन्होंने किस तरह से आपने देखा होगा किसके बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में सुना होगा, प्लासी की लड़ाई के बारे में, बक्सर की लड़ाई के बारे में, और किस तरह से बंगाल जो है उनके अधीन हो गया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि मुगल साम्राज्य भी क्या हो गया, पतन को चला गया, बंगाल उनके अधीन हो गया। और धीरे धीरे यहाँ मराठे, सिख सब जो है उनके अंडर में आते गए। और हम लोगों ने और पढ़ा था, अब देखोगे कि समाज में किसानों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। जो वीवर्स थे उनकी भी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। और आखिर में कारण क्या था भाई? कारण था कि हम पर अंग्रेज शासन करना शुरू कर दिए। इस देश को अंग्रेज उपनिवेश बना दिए, कॉलोनी बना दिए। और कॉलोनी जब हमारा देश बना, इट क्रिएट द सेंस ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म इन आवर कंट्रीज। क्या हमें इस उपनिवेश को कैसे उखाड़ फेंके? क्योंकि जो मिलते थे, जिस समाज के लोग मिलते थे एक साथ, उनके मन में क्या आया? अरे भाई मेरा भी शोषण हो रहा है, मेरा भी शोषण हो रहा है, मेरा भी उधर रिवर्स है, वो सोच रहे मेरा भी शोषण हो रहा है। जो हमारे किसान है वो सोच रहे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो हमारे उद्योगपति थे उस समय, उनकी भी वही दशा। चारों तरफ से सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से, अब जानते हो कि अंग्रेजों ने बहुत विकास का काम किया, अच्छाई का काम किया। और कभी कभी आप लोगों को भी जो आपका सुधार करना चाहता है, आपका मन में क्या जाता है कि नहीं नहीं लगता है बुराई कर रहा है, नहीं हमारी बुराई कर रहा है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उसने शिक्षा में सुधार किया, हर एक क्षेत्र में सुधार किया, लेकिन हम लोग मन में आया कि अरे ये तो हमारी संस्कृतियों का विनाश कर रहा है, ये हमारे धर्म का विनाश करना चाहता है। और हम लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है आने लगी, उमड़ने लगी। और इस तरह लोगों में एकता का भाव आने लगा। और एकता का भाव आने की एक और चीज था भाई, आपको याद होगा, आपको बुक्स में नहीं है, कि अंग्रेजों ने सोचा कि अरे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके कैसे इनको तोड़ा जाए। तो उन्होंने एक उस समय थे लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने कर्जन, ये लोग थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा कि चलो इनको कैसे करें, इन लोगों को कैसे तोड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बंगाल का एरिया है। उन्होंने एक बिल लाया, एक ये अपना कि क्यों ना बंगाल एक विशाल क्षेत्र है, इसको 1905 में इसको क्या करते हैं, डिवाइडेशन ऑफ बंगाल,
डिवाइडेशन ऑफ बंगाल, हम बंगाल का विभाजन कर देते हैं, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा रहते थे, पश्चिम बंगाल में कौन रहते थे? हिंदू बंगाली रहा करते थे। तो सोचिए कैसे डिवाइड रूल हम शुरू कर दें। परिणाम क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या कर रहा है, हमको तोड़ना चाहता है, हम हिंदू मुस्लिमों को अलग करना चाहता है। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि हम लोग कमजोर हो चुके थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो क्या कर सकते थे? तो एक बात आया कि चलो हम लोग चलाते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं कि चलो मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, कब 1905 में, और मैं स्वदेशी आंदोलन चला रहा हूं, स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट, स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट, कि हम तुम्हारा सामान यूज नहीं करेंगे, हम अपने देश के बने सामानों को यूज करेंगे। इस तरह की बातें जो है आगे और पूरी तरह से फैल गया। फिर अंग्रेजों ने देखा एक और चीज, आपको याद होगा, मैं थोड़ा और पीछे ले चल रहा हूं आपको। आप जानते हो ना कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस 1885 में मुंबई में हुई थी। तो अंग्रेजों ने कहा करे इसे तो हिंदू मुस्लिम एक है। उन्होंने मुस्लिमों को बताना शुरू कर दिया, करे ये कांग्रेस में रहकर तुम्हारा लाभ नहीं है, तुम अपना अलग पार्टी बनाओ और मुस्लिमों का हित और हिंदुओं का हित अलग अलग है। और उन्होंने 1906 में आपको ढाका में, आप जानते हो कि आगा खान और समीउल्लाह खान को मिला करके उन्होंने मुस्लिम लीग का स्थापना करा दी। देखो तोड़ने का प्रयास किस तरह वो कर रहे हैं, नहीं किस तरह का और टूट जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और इस तरह से फिर उन्होंने अनेक नियम और कानून लाए बीच में तोड़ने के लिए, जो कि बताना अभी उतना अच्छा नहीं है, ठीक ना, बताना भी उतना अच्छा नहीं है आप लोगों को, समय भी उतना नहीं है। जैसे आप जानते हो उसमें पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया, उसमें भी पृथक निर्वाचन की मांग कर दी गई, हिंदुओं के लिए अलग सीट रहेगा, मुसलमानों के लिए अलग सीट रहेगा। और इस तरह करते करते अब समय आ गया गांधी युग का। हम लोग इनसे लड़ते रहे अंग्रेजों से बीच बीच में, गांधी युग आ गया। अब गांधी युग क्या आया, आप जानते हो कि 1905 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वो कहां आ गए? साउथ अफ्रीका से भारत आ गए। और भारत आने पर चूंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने गोरे और कालों के बीच में जो भेदभाव चल रहा था उसको उन्होंने देखा था वहां पर, और उसको मिटाने का उन्होंने प्रयास किया था वहां पर। जब यहां पर आए उन्होंने एक मंत्र चला कि यहां पर वो लागू हो सकता है, और वह था क्या मंत्र था भाई? तो सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, सत्याग्रह, सत्य के माध्यम से हम अपनी मांगों को मनवा लेंगे। किनसे? अंग्रेजों से। और उन्होंने सत्याग्रह की बातें करनी शुरू कर दी। इधर क्या होगा, और मैं पीछे चल रहा हूं कि कांग्रेस क्या करता था, कांग्रेस में भी दो दल बन गए थे। एक क्या था, नरम दल और गरम दल। ये कब बटी गई? तो 907 में सूरत में एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग भी थे, उनका कहना था कि यारों मांगने से नहीं मिलती है, छीनने से मिलती है। हमारा सब कुछ और हम उसे मांगने जाए, भीख मांगने जाए, ये नहीं हो सकता है। उसमें कौन कौन थे? लाल, बाल, पाल, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, गरम दल कहा जाता। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग थे। उधर जो नरम दल वाले थे वो कह रहे यार भाई ऐसा नहीं करनी चाहिए, जब अंग्रेज मान लेंगे नहीं, इसलिए
हमें क्या करनी चाहिए, हमें इनकी बातों को माननी चाहिए। और ऐसे जो है चलते रहा दोनों के बीच में। इधर परिस्थितियां बदल रही थी विश्व की भी, आप जानते हो कि विश्व की परिस्थितियां बदल रही थी। इधर गांधी जी आए, उधर विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं। अब क्या परिस्थितियां बदल रही हैं, मैं गांधी के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। परिस्थितियां बदल रही थी। आप जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था विश्व में, और उस समय विश्व पूरा बढ़ गया था, दो भाग में बढ़ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1914 टू 1918, चला ना? इस समय तक ये लड़ाई चली। और इसमें क्या हुआ, चूंकि हम अंग्रेजों का देश थे, आप भी जानते हो कि हमारे घर में एक दिन अगर लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में या पड़ोस से, तो बहुत नुकसान हो जाता है। उस दिन पापा सर्विस करने नहीं जाएंगे, मम्मी रूठ कर उधर बैठी हुई है, पड़ोसी जो है थाने में गया, वह थाने में गया, तो हमारा धन से भी हानि होती है, अशांति भी होती है। तो भाई ये तो पूरे विश्व की बात हो गई। और ये लड़ाई एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि 5 साल तक चली। अब उन्हें अंग्रेजों को भी हमारी आवश्यकता हो गई। अब देखो ये क्या होता है, कैसे राष्ट्रवाद का विकास हो गया अपने देश में। जैसे किस तरह से उपनिवेशकरण ने हमारे लोगों में भी उपनिवेशकरण की भावना को पैदा किया कि कैसे हम ये उपनिवेशवाद को खत्म करें। उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह हमारे लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, आप जानते हो वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे। पहली बात क्या हो गई, वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे। दूसरी बात कि भारतीयों को भी ये अब कहां ले जाना शुरू कर दिए, युद्ध के मैदान ले जाना शुरू कर दिए। कृषि पर उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। और उसी समय से इनकम टैक्स भी शुरू कर दी, इनकम टैक्स भी उसी समय से शुरू कर दी। परिणाम क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ गया, अरे ये तो अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे देश का शोषण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हो गई कि बंगाल में उसी समय अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया, महामारी और बीमारी फैल गई और लाखों लोग मर गए। और सारा दोष लोगों ने किसको माना, अंग्रेजों को ही माना कि ये अंग्रेज अगर ना होते हमारी दशा नहीं होती। परिणाम क्या हुआ, लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भरने लगी। और उसी समय उसी वक्त में गांधी जी अफ्रीका से यहां पर आ गए और उन्होंने इसका नारा बुलंद किया, सत्याग्रह का, सत्य और अहिंसा का नारा बुलंद कर दिया और सत्य अहिंसा के माध्यम से लोगों को जगाना शुरू कर दिया। अब पहला एक्सपेरिमेंट वो बिहार से करना शुरू कर दिए। यहां पर एक उनके दोस्त थे राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण में रहा करते थे। उन्होंने उनको इन्वाइट किया, कहे भाई यहाँ पर जो चंपारण के किसान हैं, जो नील की खेती करते हैं, इंडिगो की खेती करते नहीं है, जबरदस्ती उनसे करवाई जाती है और फर्टाइल लैंड में वो खेती नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कम पैसे दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप 1916 को गांधी जी चंपारण पहुंच गए और चंपारण मूवमेंट शुरू हो गया। चंपारण मूवमेंट शुरू हो गया, चंपारण आंदोलन शुरू हो गया। किसके खिलाफ, नीले कोठी के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। और देखो यही जो है बिहार है, यह मेरा बिहार, यहीं पर जो है ध्यान रखना है, परीक्षा में आता है, यही चंपारण है जहां से गांधी जी ने अपना बिगुल फूंका था। किस किस चीज का, सत्य और अहिंसा का, सत्याग्रह का। उसमें इनको सफलता मिल गई। और जानते ही हो, अगर हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने 1917 में खेड़ा, एक जगह है खेड़ा है, कहां पर, गुजरात में। देखो यही गुजरात है, यहां पर खेड़ा है। खेड़ा में किसानों के फसल बर्बाद हो चुके थे और अंग्रेज कहते थे नहीं तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। और यार मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तुम कहते टैक्स दो। गांधी
टैक्स नहीं देंगे, मारना है मार डालो, नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हमारे पास है ही नहीं है तो देंगे कहां से। परिणाम यह हुआ कि वहां पर भी इनको सफलता मिल गई। कहां पर? खेड़ा में। तीसरा उन्होंने कहा 1918 में कि अरे भाई यहां पर तो अहमदाबाद में देखो, यही पर अहमदाबाद है, एक गुजरात यही पर अहमदाबाद है, यहां पर उन्होंने अहमदाबाद में ही साबरमती नदी के किनारे अपना एक आश्रम बनाया, जिसको क्या कहते हैं? आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये भावना आ गई। तो यहाँ उन्होंने, यहाँ मजदूर थे, सूती वस्त्र वाले कारखाने थे, और वहां पर उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल रही थी, काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, जो वर्किंग जो सिचुएशन था वो अच्छे नहीं थे। इसके विरुद्ध उन्होंने वहां तालाबंदी करा दी और परिणाम हुआ कि वहां पर भी एक सक्सेस हुए। अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अरे ये तो चारों तरफ सफलता पाने जा रहा है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। नहीं, उसी समय अंग्रेजों ने एक यहाँ नियम बना दिया। कहां पर? भारत में एक नियम लाया कि भाई तो नहीं हो सकता है, इधर युद्ध भी चल रहा है, इसे भी परेशान सब कर रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा नियम बनाया जाए जिससे इनको दबाया जा सके। और कहा जाता है बिनु भय हो न प्रीत, बिना भय का प्रेम नहीं हो सकता है, इनको भय दिखाओ। और भय दिखाने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। कब लाया? 1919 में, अप्रैल 1919 में। वो एक्ट क्या था भाई कि बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, सस्पिशन के आधार पर, शंका के आधार पर भारत के किसी व्यक्ति को, चाहे राजनीतिक कैदी हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, ऐसा लगे कि वो अंग्रेजों को हानि पहुंचाने चाहता है, तो उसको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता है। परिणाम क्या हुआ? जेल में डाला जा सकता है। अब जैसे लोगों ने सुना, लोगों के मन में उसके प्रति क्रांति आ गई, विद्रोह की भावना फैल गई। नहीं, और लोग गांधी जी के साथ हो गए, और गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? रोलिंग सत्याग्रह शुरू कर दिया। कब? 6 अप्रैल को गांधी जी ने रोलिंग सत्याग्रह शुरू कर दिया, और चारों तरफ लोग अंग्रेजों का नॉन वायलेंस के रूप में, नॉन वायलेंस के रूप में जगह जगह मीटिंग करके उन्होंने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। अंग्रेज और आगे बुला होंगे, उन्होंने 144 धारा, 144 धारा लागू कर दिया था। और आपको मालूम होगा कि 13 अप्रैल को यहां पर पंजाब में सिख लोग बैसाखी मनाते, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। अब देखो ये परीक्षा आता यही है, यही अमृतसर है, अमृतसर में जालियांवाला बाग है, अमृतसर में ही जालियांवाला बाग है। यहां लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे। तब तक डायर जो है, अंग्रेजों का एक अधिकारी डायर, वहां सैनिकों के साथ पहुंचा और भय पैदा करने के लिए, पूरे देश के लोगों में भय पैदा हो जाए, वहां पर जालियांवाला बाग में घुसकर और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जालियांवाला बाग की स्थिति क्या थी? इंटेंस, या आने और जाने का रास्ता एक ही था। परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग उसमें मारे गए, और कुछ लोग वहां पर कुआं था उसमें कूद गए, लेकिन बेचारे वहां पर मर गए। और इस चीज का, जिसको हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, और इसका गुस्सा पूरे भारत में फैल गया। नहीं, और लोग किसके विरुद्ध हो गए? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी नेता थे उनको क्या कर लिए? पकड़ लिए, जेल में डाल दिए। अब ऐसी बातें हो गई। इसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए भाई, इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब समाप्त हो गया, अब क्या किया जाए? तो गांधी जी ने सोचा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एक्सिस पावर था, अब मालूम है, मैंने बताया था आप लोगों को
ऑस्ट्रिया और तुर्की था, याद है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था। और अलायंस पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और लास्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका भी आ गया था उसमें। तो इसमें एक्सिस पावर की हार हुई, जर्मनी हार गया, तुर्की हार गया। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की के खलीफा को हटा दिया और इधर भारत में मुसलमानों के साथ इन्होंने समझौता किया था कि अंग्रेज ऐसा कोई काम न करेंगे जिससे मुसलमानों के हित को हानि पहुंचे, ठेस पहुंचे, मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचे। परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही खलीफा का माने तुर्की का खलीफा विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु थे, मोहम्मद पैगंबर के बाद समझो तो वही धर्मगुरु माने जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि विश्व के सारे मुसलमान तो नाराज हुए ही, भारत में नाराजगी फैल गई। और दो भाई थे, याद रखना, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। कहते हैं खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते ये शुरू कर दी। थोड़ा मैं फिर पीछा को लेकर चला जा रहा हूं कि ये तो चला कर अब 1920 में ये शुरू हुआ। इधर मैं पीछे चल रहा हूं, 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ, एक बड़े अधिवेशन हुआ कांग्रेस का लखनऊ में। कहां पर लखनऊ, यहां पर एक समझौता हुआ कि हम दोनों हिंदू और मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल करके दोनों साथ साथ काम करेंगे। और नरम दर और गरम दर भी मिल गए, नहीं वे साथ में काम करेंगे, जहां नरमी की आवश्यकता होगी नरमी बरतेंगे और जहां क्रांति की आवश्यकता होगी क्रांति करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि अब खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी ने सोचा कि भाई बहुत अच्छा समय है, लोहा पर गर्म लोहा पर तभी चोट करनी चाहिए जब वो गर्म हो, जब गर्म हो तभी लोहे पर चोट करना चाहिए, उसको हम कहीं मोड़ सकते हैं। परिणाम क्या हुआ, गांधी जी ने उसी समय एक आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी ने। अब एक बात आया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ही शुरू क्यों किया, दूसरा आंदोलन को नहीं शुरू किया, तो क्रांति आंदोलन शुरू कर देते, भगा देते अंग्रेजों को। लेकिन वो चाहते थे कि ऐसे करें, माने डंडा ऐसे मारे सांप को कि सांप भी मर जाए और डंडा भी बच जाए। परिणाम ये हुआ, आप जानते हो कि मुट्ठी पर अंग्रेज आए थे अपना शासन करने के लिए, और हम इतने भारतीयों पर, उस समय नहीं तो 30 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, कितनी जनसंख्या पर अंग्रेज शासन करना शुरू कर दिए। किसके माध्यम से, हमारे माध्यम से, हम उनका सहायता कर रहे थे। तो यदि हम सहायता करना बंद कर देते, अपने आप अंग्रेजी सरकार नीचे गिर जाती, नहीं गिर जाती। परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी ने इसी को लेकर चला और इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। जो जहां पर थे, जैसे विद्यार्थी जो थे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विद्यालय छोड़ दिए, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दिए, जज जो है अगर भारतीय जज है वो कोर्ट में जाना छोड़ दिया, लॉयर जो है कोर्ट में जाना छोड़ दिया। और इस तरह यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न तरह से लिया। जैसे किसानों ने सोचा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा आंदोलन है, हमें जमींदारों का विरोध करना चाहिए, ये जमींदार हमारे बहुत बड़े क्या है, दुश्मन है। क्योंकि भाई जो पास में होता है, जाकर पूछोगे गांव में, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, और पूछोगे भाई तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है, तो जानते हो किसका नाम बताएंगे,
इतने हमारे किसान भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, वो कहेंगे कि जो प्रधान है गांव का उन्हीं को कहेंगे, हमारा प्रधानमंत्री वही है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा और कुछ नहीं जानता है, वो बस अपने खेतों में रमा रहता है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आजकल के भाई सब कोई जागरूक है, सब कोई जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। समझ में आया बेटा? तो किसानों ने क्या समझा कि हमें किसका विरोध करना चाहिए? जमींदारों का विरोध करना चाहिए। और यही अवध है, लखनऊ का जो एरिया, अयोध्या का जो एरिया, यहाँ के किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और किसानों का विरोध में नेतृत्व करना जानते कौन शुरू कर दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू कर दिया आकर के, उसमें जुट गए। साथ ही साथ एक व्यक्ति आए थे, बताया था आपको इंडेंचर लेबर के बारे में, याद होगा मैं जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहे थे तो इंडेंचर लेबर वाले पढ़ाए थे कि बहुत से लोग सुअवसर तरह से बाहर गए थे अंग्रेजों के साथ, लेकिन वहां उनको अच्छी दशाएं नहीं मिली थी। उसी में से एक व्यक्ति लौट कर यहाँ आए थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, वो भी उन किसानों के साथ हो लिए और पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन कांग्रेस पूरी पार्टी जो है उस विरोध में शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि आप जानते हो कि कांग्रेस पार्टी में अधिकतर जो मेंबर थे वो कौन थे? जमींदार वर्ग के ही थे। कौन थे? जमींदार वर्ग के ही थे। तो कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह देखोगे आंध्र प्रदेश में ये जो एरिया, आंध्र प्रदेश का पूरा आबाद था, आंध्र प्रदेश का जो एरिया, यहाँ पर एक गुंडेम हिल है। गुंडेम हिल पर जो वहां के आदिवासी थे, वहां उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। और वहां पर एक व्यक्ति थे अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू, उनका प्रभाव वहां पर पूरा था। वो कहते थे मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, चमत्कार दिखा सकता हूं, और हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। और ये छुप छुप पर अंग्रेजों पर वार भी करते रहे। बाद में चल करके इनको पकड़कर बाद में मार डाला गया। जो भी हो, तो गुंडेम रिवोल्ट भी अपना कामयाबी हासिल की थी उस समय। उसी समय देखोगे जो चाय बागान वाले जो किसान थे, जो असम में चाय बागानों में काम करते थे, मजदूर बेचारे एक बार गए और चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना है। वो समझे कि गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया है, हम स्वतंत्र हो गए, हम बाहर निकल सकते हैं, और वो भी दीवार फांद करके बाहर निकलना शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ? कुछ पकड़े गए, कुछ नदियों में डूब गए, कुछ भूखे मर गए, और फिर जाके वो लौट आए। अब इधर देखो, ये तो था भाई चलो आंदोलन 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, लेकिन नगर क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। अब कारण क्या था भाई? भाई नौकरी तो ने छोड़ दिया, और नगर का मुख्य पेशा क्या होता है? आहार क्या होता है? रोजी रोटी क्या होता है? नौकरी। तो नौकरी तो मिल नहीं रही है, और नौकरी को जो व्यवस्था की गई, जैसे बुनियादी शिक्षा खोला गया, कुछ नौकरियों की व्यवस्था की गई, लेकिन वो नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। क्या थी? ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग अब फिर से अपने सर्विस पर लौटना शुरू कर दिए। इसी समय 1922 में हम नाम सुना होगा चौरी चौरा नामक एक स्थान है। कहाँ? यूपी में कलकत्ता एरिया आता है, यहाँ पर है चौरी चौरा, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। और बगल में कौन है? चंपारण है। चौरी चौरा में वहां किसान जो आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने फायरिंग कर दी वहां पर। परिणाम यह हुआ कि किसान वहां पर गुस्सा गए, और गुस्सा करके करीब 22 पुलिसकर्मियों को पकड़कर उन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया वहां पर। अब मान लो किसी को जिंदा जला दिया जाए, ऐसी भावना, अब गांधी जी ने देखा कि भाई ऐसी भावना पूरे विश्व में, अपने देश में न फैल जाए, हिंसात्मक आंदोलन न हो जाए। इसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और जैसे वापस लिए कुछ दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद क्या होता है? अब देश को जगाए कौन? इधर कांग्रेस में भी उथल पुथल चल रहा था कि भाई हमें जो पार्लियामेंट्री अगर चुनाव होते हैं, असेंबली के चुनाव होते हैं, प्रांतीय चुनाव होते हैं, उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। कांग्रेस का एक
अंदर जा करके अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। और इसी में आपने नाम सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। उन्होंने एक आंदोलन, एक पार्टी का स्थापना कर दी जिसको कहा गया स्वराज पार्टी। कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। स्वराज दल को या पार्टी को, स्वराज पार्टी का कब? 1923 में। कौन कौन थे भाई? तो मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिए, पार्टी स्थापित कर ली। उन्होंने कहा मैं तो भाई चुनाव में भाग लूंगा। इसी समय कुछ दिन के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में जो जो काज हुए हैं कानूनी तरह से, क्या लाभ हुए, क्या हानि हुए, और रॉलेट एक्ट जो था उसमें क्या खामियां थी, ये सब को देखने के लिए 1927 में ब्रिटेन में उन्होंने एक कमीशन की स्थापना की। 1927 में भूल मत करना, कमीशन की स्थापना 1927 में हुई। किसकी अध्यक्षता में? सर साइमन के अध्यक्षता में। और वह सर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। जो आयोग बना उसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो अपने देश में 1928 में भारत में आया। और चूंकि इस कमीशन में, इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था। परिणाम हुआ कि लोगों ने सोचा कि भाई इस कमीशन से, इस आयोग से हम भारतीयों का लाभ होने वाला नहीं है, ये तो दिखावा है, इसे छोड़ देना चाहिए। और लोगों ने उसका विरोध किया, साइमन वापस जाओ का नारा दिया कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और जो विरोध हुआ, उसी विरोध में लाठियों की चोट से लाला लाजपत राय घायल हो गए और आगे चलकर 6 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। इतना बड़े